जी क्या हाल है विजय जी? ठीक है। क्या सब चल रहा है अभी काम धंधा? हाँ, सब चल रहा है। क्या करते हैं काम उम कुछ बताइए अपना क्या करते हैं? हमारा तो डांस प्ले एकेडमी है, जहाँ पे बच्चे लोग डांस वांस सीखते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, योगा सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं। मधुबनी में सीखते हैं क्या ये सब चीज़? हाँ, चलता है बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं। यहाँ तो गांव घर में देखते हैं कि लोग अपने में सीख लेता है झिझिया फलना चिलना क्या है। यहाँ की कला संस्कृति इतनी मजबूत है कि लोग बाहर निकलते ही नहीं। नहीं, हमारी जो लोक संस्कृति के जितने भी नृत्य हैं वो लोग सीखते ही नहीं हैं, लोग देख देख के सीख रहे हैं। जैसे कि हमारा लोक नृत्य है झिझिया, झरनी, सामा चकेवा, जट जटिन, पमरिया, लेकिन लोग उसको जीवंत रखना नहीं चाहते हैं। उनको लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं कि हम किसी में जाके नाच गान करें। आजकल वेस्टर्न म्यूजिक का ज़्यादा बोलबाला है, तो लोग वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। झिझिया और क्या बोलते हैं जट जटिन यहाँ का तो लोकल कल्चर है छोड़ के लोग आजकल तो देखते हैं डांडिया नाइट करने लगे। डांडिया नाइट तो हमारा ना संस्कृति है ना हमारा लोक नृत्य है, वो गुजरात का है। गुजरात डांडिया करे, गरबा करे, हमें उस पर भी गर्व है। हमारा देश का वो लोक नृत्य है। लेकिन जो हमारा अपना मिथिला का पारंपरिक लोक नृत्य है, झिझिया, झरनी, सामा चकेवा, जट जटिन, पमरिया, ये सभी लोगों को सीखना चाहिए। अच्छा, लगता है कि मिथिला की जितनी मजबूत सांस्कृतिक धरोहर है उन धरोहर को इन नेता लोग बचाने का कभी कोशिश किए हैं? अभी तक मुझे नहीं दिखा। अगर ऐसा रहता तो मधुबनी में आउटडोर हॉल या इंडोर हॉल होना चाहिए था, जो अभी तक मधुबनी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अच्छा, मिथिला पेंटिंग तो चूँकि खुद मेहनत करके कलाकार जो वैश्विक पटल पे अपने कलाकारी को लेके गए, तो सरकार बाद में एक इंस्टीट्यूट खोल के एक छोटा सा झुंझुना पकड़ाया। हालांकि बहुत ज़्यादा उससे कुछ फ़ायदा हमको तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। जो बड़े कलाकार हैं अभी भी गांव में ही सीखते हैं या फिर जो अपने परंपरागत तरीके से वहीं सीखते हैं। लेकिन मधुबनी या फिर मिथिला की राजनीति में विकास के लिए कोई नेता आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत बढ़िया विकास का काम करता हो? देखिए, विकास को लेकर बहुत तरह का बात हो सकती है, लेकिन अगर आप मधुबनी के विकास को लेकर बात करेंगे तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है कि बिहार सरकार में 4 मंत्री होने के बावजूद भी हमारा मधुबनी जिला या मधुबनी मुख्यालय में उस टाइप का विकास नहीं हुआ है जो हम महानगरों में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेडियम होना चाहिए था, हमारे पास इंडोर होना चाहिए था, हमारे पास ओपन जिम बहुत तरह के पार्कों में होनी चाहिए था, हमारे पास पार्क होनी चाहिए थी, हमारे पास इंटरनेशनल, हम लोग बॉर्डर पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, तो एक इंटरनेशनल बस अड्डा होना चाहिए था। जबकि हमारे ही मधुबनी से परिवहन मंत्री हमारे मधुबनी के फुलपरास के विधायक हैं। तो यह सब नहीं देखता हूँ तो बहुत कठिनाई होती है, पीड़ा होती है मन में। अच्छा, आज भी जो मधुबनी जैसे जगह में जबकि कहते हैं कि हम लोग बड़ा शिक्षित हैं, हमारा कल्चर बहुत मजबूत है, त्रेता युग से अपने आप को जोड़ते हैं या त्रेता से भी पुराने कल्चर को मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो जातीय समीकरण में डिसाइड करते हैं पटना वाले नेता कि फलना जात फलना को वोट देगा, फलना जात फलना, और हम लोग देते भी वैसे ही हैं, जैसे वो लोग डिसाइड करते हैं वैसे ही देते हैं। तो इस कल्चर से मधुबनी आपको लगता है कि उसी कल्चर पे जा रहा है या फिर हम गलत हैं? मधुबनी भी उसी कल्चर पे है और जातीयता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं मधुबनी के जनता से एक अपील करना चाहता हूं, मतदाताओं से, कि आप प्रत्याशी को देखकर वोट दें, ना कि पार्टी को देखकर। अगर आपको लगता है कि यह प्रत्याशी हमारे मधुबनी के किसी भी क्षेत्र का विकास कर सकता है तो आप उन्हें ज़रूर चुनें और उन्हें ही मतदान करके पटना या दिल्ली भेजने का काम करें। लेकिन पार्टी स्तर पर अगर आप देखते हैं, सोचते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत होते हैं, क्योंकि पार्टी कभी कभी पार्टी भी बहुत बड़ी गलती करती है। जैसे सभी पार्टी कहते हैं एक दूसरे को कि परिवारवाद है, यह है, वह है, तो सभी पार्टी, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं अछूता है जिसमें परिवारवाद ना हो। अच्छा, मधुबनी में जैसे समीर कुमार महासेठ बड़े सरल स्वभाव के माने जाते हैं, हालांकि काम क्या क्या नहीं किया वो तो आप बेहतर जानते हैं। अभी जैसे माधव आनंद को हरलाखी के रहने वाले हैं और दिल्ली में उनका व्यवसाय है, कभी राजनीति से कोई ताल्लुकात उनका रहा नहीं है। तो यदि दोनों राजनेताओं को देखते हैं तो क्या लगता है कि मधुबनी के लिए कौन सा राजनेता उपयुक्त होगा? क्योंकि हारने के बाद भी नेताओं की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उनको भी वोट देते हैं। यदि 40-50 हज़ार ही किसी हारे हुए प्रत्याशी को वोट दिए तो 50 हज़ार आदमी तो जीते हुए व्यक्ति के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि वो हारे हुए के पास ही जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में यदि हारने वाले व्यक्ति भाग जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ धोखा होगा। तो आप दोनों प्रत्याशियों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई माधव आनंद जी है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ।
और मधुबनी कहते हैं कि वो मधुबनी के हैं, तो मैंने अभी कभी तक उनको मधुबनी शहर में राजनीति करते हुए नहीं देखा। तो बात ही बेमानी है कि मैं उनके बारे में क्या सोचूं नहीं करूं। रही बात समीर महासेठ की, तो सभी लोग जानते हैं कि उनका गिलेशन में आवास है। अगर हम लोग को कुछ आवेदन वगैरह भी देना होता है या उनका आवास ही घेराव करना होता है या विधायक जी इस रास्ते से जाएंगे तो उस रास्ते पे अगर हम लोग बैरिकॉड कर दें तो एक तो यह पता तो मुझे मालूम है ना कि हमारा विधायक का यह घर है और विधायक को हम घेर सकते हैं, लेकिन माधव आनंद जी के बारे में हम लोग बिल्कुल उत्सुक हैं कि उनका मधुबनी में कहाँ घर है। माधव आनंद जी को आगे आकर बताना चाहिए कि वो अगर जीतते हैं तो भी 5 साल वो कहाँ मिलेंगे, अगर वो हारते हैं तो भी वो 5 साल कहाँ मिलेंगे। अच्छा, अभी जैसे चुनाव कैंपेनिंग चल रही है तो बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करते रहते हैं आपको, तो मधुबनी के डेवलपमेंट को यदि देखें तो अन्य जो विकास कर रहा है ज़िला है उसके अपेक्षाकृत मधुबनी आपको कहाँ नज़र आता है? मधुबनी अभी एक क्षेत्र से पिछड़ चुका है, हालांकि ज़िला में ही है लेकिन हम लोग झंझारपुर से पिछड़ चुके हैं। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बना, झंझारपुर में मिथिला हाट बना, झंझारपुर में आपको ट्रामा सेंटर ओपन हुई, झंझारपुर में मधुबनी ही नहीं पूरे बिहार का एक बहुत ही भव्य होटल भी खुला है। तो मधुबनी में कुछ भी नहीं है। मधुबनी में अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं है, मधुबनी में अभी तक स्टेडियम नहीं बना है, मधुबनी में अभी तक कुछ ऐसा बस स्टैंड नहीं है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मधुबनी विकास में बहुत ही पिछड़ा है। तो जब हम पटना वाले नेताओं के पीछे भागेंगे, वो डिसाइड करके देंगे कि आप इसको नेता बना लीजिए हम मान जाते हैं, इसको नेता बना लीजिए हम मान जाते हैं, जबकि कहा जाता है कि आज के युवा जो है परिपक्व हो चुके हैं, वो अपना डिसीज़न ले सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आप नेता का चयन खुद क्यों नहीं कर पाते हैं? कोई पटना वाले नेता क्यों करके डिसीजन देते हैं? मैं आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यही सभी से अपील कर रहा हूं कि आप अपने मतदान को अपने मत से ऐसे ही प्रत्याशी को चुनें जो आपका स्थानीय हो, जो आपकी बात करता हो, जो आपके विकास की बात करता हो। लोगों को फ़ायदा कहाँ चाहिए? लोगों को फ़ायदा चाहिए सदर अस्पताल में जहाँ वो अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। लोगों को फ़ायदा चाहिए अपने गाँव की सड़कों का, जहाँ से वो सरपट दौड़ के मुख्यालय की ओर भाग सके। लोगों को फ़ायदा चाहिए खेतों का, जहाँ पर वो बिजली लगा सके, उनको सही से खेतों में पानी आए। लोगों को फ़ायदा चाहिए यहाँ पर कानून व्यवस्था का कि वो बेखौफ रात को भी निडर होकर कहीं भी आ जा सके। और इसी के लिए यहाँ के लोगों को अपना वैसा विजन का नेता चुनना है जो इन सब मुद्दों पर नेता काम करता है या वादे करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको मतदान कर उनको पटना भेजने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, चुनाव के टाइम में नेताजी तो लंबे लंबे डिके हाथ देते हैं, आपका काम हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ था अगले बार कर देंगे, लेकिन फिर चुनाव ख़त्म होता है तो फिर वो भूल जाते हैं और जनता भी भूल जाती है। ये बड़ी बात है। तो जनता क्यों भूल जाती है? नेताजी तो अपना वादा भूल ही जाते हैं, जनता क्यों भूल जाती है? अभी मौका है। अभी आपके पास आज 30 तारीख है, आपके पास अगर आप 6 नवंबर को मतदान कर रहे हैं तो आपके पास 7 दिन बचा है। अगर आप 11 नवंबर को मतदान कर रहे हैं तो आपके पास 10 दिन बचा है। इस 10 दिन में अच्छे से 10 बिंदु पर सोचे लोग और उन्हीं नेताओं को चुने जो उनके बिंदु पर सोच से काम करता हो, उनके बिंदु को अपने वादे में, अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया हो। अच्छा, हम बात कर रहे थे समीर महासेठ से, हालांकि माधव आनंद जी से हम बात नहीं कर पाए, कोई संपर्क नंबर मेरे पास नहीं है उनका, तो नहीं बात हो पाया। लेकिन समीर महासेठ ने हमको बताया कि हमने वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल या फिर जितने भी कैनाल हैं उनके ऊपर हमने उसके नाला के लिए, सड़क के लिए बनाया है। कई करोड़ों की योजनाएं हम मधुबनी में लाए, इम्प्लीमेंट सरकार नहीं कर पाई, और नहीं कर पाई तो हम समझते हैं कि दोष ये विधायक का होता है क्योंकि विधायक नहीं करवा पाए। तो क्या आप भी मानते हैं कि सरकार ने उनके साथ में नाइंसाफ़ी की, इस कारण से नहीं हुआ, या विधायक जी के पास में फुर्सत की कमी थी जो वो नहीं करवा पाए? नहीं, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मधुबनी का ये अजीब विडम्बना है कि 2010 में भी जब समीर महासेठ चुनाव लड़े, 15 में विधायक बने, 20 में भी समीर महासेठ चुनाव लड़े, विधायक बने, तो उनकी सरकार नहीं बनी, वो हमेशा विपक्ष में ही बने। और रही बात कैनाल की बात, तो पहली बार मैंने इसी समीर महासेठ के कार्यकाल में देखा कि स्टेडियम रोड में कैनाल का पक्कीकरण हुआ है, उस पर लोग अपना गाड़ी दौड़ा रहे हैं, ट्रक चल रही है, बस चल रहे हैं, लेकिन काम दौड़ धीमी हुआ है। और मुझे लगता है कि यह सरकार की टेक्निकल समस्या हो सकती है कि वो विपक्ष में विधायक हैं तो उसके कारण इसका योजना नहीं पास करो। अगर उनकी सरकार रहती तो उनको भी बाध्य होना पड़ता जवाब देने के लिए कि आखिर आपने 10 साल
मधुबनी के विधायक रहे तो आपने क्या किया। हालांकि उन्होंने रोड में भी अच्छा काम किया है, एक पार्क भी बनाया है वन विभाग के द्वारा काली मंदिर के पास, तो उन्होंने काम तो किया है। अच्छा, विजय घनश्याम हालांकि जातिवाद ही व्यक्ति नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अपने नाम के आगे जाति का जो सूचक वर्ड है वो भी नहीं लगाते हैं, जो टाइटल कहते हैं। लेकिन जिस समाज से आते हैं, यदि आप धानुक समाज से आते हैं, तो आपका समाज जो है परंपरागत रूप से बोलते हैं कि नीतीश जी की मेरा वोटर है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो लगता है कि नीतीश जी ने या भाजपा की जो एनडीए सरकार ने है धानुक समाज के लिए कुछ काम किया है? देखिए, बात अगर जाति की होती है तो हमें उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई लगाव नहीं है जाति से, इसीलिए हमने अपने टाइटल के आगे भी अपनी जाति सूचक टाइटल नहीं लगाया है। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी हम लोग की जाति कुर्मी और हम लोग धानुक हैं, उनसे आते हैं, और अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको लोग चुन रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अगर इस बार भी वो उनको चुनेंगे तो इसका साफ मतलब है कि लोग काम कर रहे हैं। अगर उनको नहीं चुनेंगे तो लोग सभी को पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में क्या किया, नहीं किया। नीतीश कुमार विकास पुरुष अपने आप को बताते फिर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो विकास पुरुष के रास्ते में रोड़ा मारता है। जैसे कि अभी कहा जाए तो कानून व्यवस्था बहुत ही लचर हुआ, अफसरशाही बढ़ी है, तो हम लोग नहीं मानते हैं कि यह राम राज्य नीतीश कुमार का है। हाँ, शासन प्रशासन थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त हुआ, यह हम मानते हैं, लेकिन अफसरशाही बहुत बढ़ी है। तो वो तो समय के साथ परिवर्तन होता है। हम जब छोटे थे तो उस समय की जो भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति है, उसके इतर तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो सजगता तो हर जगह बढ़ा है, तो प्रशासन बढ़ा है, तो कोई नई बात नहीं है। बदलाव अगर हुई है तो नीतीश कुमार भी हर एक बार से मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, और इस बार भी देखना है। लेकिन इस बार थोड़ी राह कठिन है, क्योंकि महागठबंधन इस बार बहुत मजबूती से आ रही है। एनडीए भी अपने आप को बोल रहे हैं कि बहुत मजबूती से आ रहे हैं, लेकिन सीटों का जो बंटवारा जो आने वाले दिनों में हुआ है उसको लेके लोग पूरा सरकार किसके समर्थन में आ रही है वो असमंजस में है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि मधुबनी में बेहतर प्रत्याशी कौन? समीर कुमार महासेठ। क्यों? समीर कुमार महासेठ स्थानीय हैं, व्यवहारिक हैं, लोगों के सुख दुख में जाते आते हैं, और सबसे अच्छी ज़रूरी बात है कि हम विधायक को पहचानते हैं, विधायक मुझे पहचानता है। ये विजय घनश्याम थे। हमने आज स्टार्टिंग बहुत ही शॉर्ट शब्दों में किया, क्योंकि विजय घनश्याम सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, और शुरू में युवा समय से हम इन्हें जानते हैं। काफ़ी एक्टिव राजनीति किए हैं, हमेशा सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं, कभी भी जाति धर्म के पचड़े में पड़ते हुए नहीं देखा। तो इसलिए सोचा आज कुछ नगर से संबंधित बात ही किया जाए। बातचीत कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।